यू हैव हिट द नेल, यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू हैव हिट द नेल। अगर हमारी ऑडियंस इस पर्टिकुलर बात को जो रॉबिन ने बोली है ध्यान से समझ लेना तो उन्हें एक ट्रिक मिल जाएगी, हाउ टू गेन पॉजिटिव स्लिपेज। आपने सिस्टमैटिक वाला रूल नहीं तोड़ा, वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज। एंड मेरी कोशिश यही रहती है, जैसे आप सबको पता है, कि यार मैं गेस्ट को बुलाऊं जो अपनी लर्निंग और जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करे। और ये काम मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते एक ना एक अच्छा ट्रेडर आप लोगों से जुड़े एंड वो अपनी कुछ ना कुछ लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करें, चाहे वो ट्विटर पे एक्टिव है या नहीं है, या किसी और सोशल मीडिया में है या नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ट्विटर पे या इंस्टा में या कहीं और कोई बंदा हो या ना हो, बट उसके पास देने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। और हम अगर ओपन माइंड के साथ बैठेंगे तो हमारे पास लेने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि मेरे जो पॉडकास्ट है कभी कभी लंबे हो जाते हैं, और जैसी हम लोगों की आदत बनी हुई है 6-6 सेकंड्स की रील देखने, 10-10 सेकंड्स की, 30-30 सेकंड्स की रील देखने की, यार उसमें एक नुकसान है जो विवेक बजाज ने बहुत पहले बोला था कि 30 सेकंड्स में आपको एंटरटेनमेंट जरूर मिल जाएगा, एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो यार अगर हम लोग 2-2 घंटे का पॉडकास्ट करके आप लोगों को अच्छे से एडिट करके 1 घंटे में दिखा सकते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग उसको सुन तो सकते ही हो यार। हमारी भी बहुत बहुत मेहनत और एनर्जी जाती है इस चीज में, गेस्ट की भी बहुत मेहनत, एनर्जी और लर्निंग्स वो अपने विचार शेयर करते हैं इतने सालों की। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लिसन टू देम केयरफुली। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। थैंक यू सो मच। आज के हमारे गेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, करीबन 40 करोड़ के आसपास का फंड मैनेज करते हैं, जिसमें से इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कमोडिटीज में ये 15 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। प्योर आर्बिट्राज, प्योर आर्बिट्राज। आर्बिट्राज के बारे में नहीं पता तो गूगल कर लो, अभी पॉज करो, गूगल करो। और इसके अलावा वो ऑप्शंस में फंड मैनेज करते हैं। बढ़िया सा फंड चल रहा है उनका। इनका नाम है रॉबिन। ट्विटर पे ये रिसेंटली थोड़ा बहुत एक्टिव होना शुरू हुए हैं। मैंने जब इनसे बात शुरू करी थी ना, तो बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे बात करने में, क्योंकि ये ना बड़ा लिमिटेड बोलते हैं, ये टू द पॉइंट बात करते हैं और खत्म, कोई फालतू बात नहीं। और जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो कहते हैं यार मेरे को काम से काम मतलब होता है, मैं अपना काम करता हूँ अंडर द हुड रह के। तो इसलिए मैंने एक रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा यार बढ़िया काम कर रहे हो, एक बार आओ मार्केट में और लोगों को जरा बताओ। एंड ही वाज काइंड इनफ कि यार चलो हम करते हैं कुछ, तो सीखते हैं। आप इनसे, हम बुलाते हैं रॉबिन को और पूछते हैं कि भैया हमें क्या क्या दे सकते हो, हमें बता दो, एंड विल टेक इट ऑल इन। अलाउ मी टू वेलकम रॉबिन। हे रॉबिन, हाउ आर यू ब्रो? आई एम गुड नितिश। थैंक यू सो मच यार हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए एंड अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए आज। नहीं नहीं यार, मेरे को तो इनवाइट एक्सेप्ट करना ही था। आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अपने को भी अच्छा लगा आने में। नहीं नहीं, बढ़िया यार। एक्चुअली हमारा काम ही बेसिकली ये है कि हम लोगों को बुलाएं और लोग अपनी नॉलेज शेयर करें। क्योंकि देखो, मैं कभी ना कभी उस पोजीशन में हमेशा था जब मुझे कुछ पता नहीं था। तो नॉइज इतनी ज्यादा क्रिएट हुई पड़ी है कि ये भी समझ लो, वो भी समझ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और स्क्रीनशॉट्स देखते रहो लोगों के और टेंशन में रहो। मतलब हमने क्या करा है कि हम लोगों ने क्रिकेट में बैट उठाना सीखा नहीं है और सचिन तेंदुलकर के स्कोर्स देख रहे हैं हम। अब यार वो सचिन तेंदुलकर है या नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ट्विटर स्क्रीनशॉट सही है या नहीं है, बट मुझे लगता है कि यार वो गैप और वो नॉलेज गैप जो आ रखा है ना, उसको फिल करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ के बहुत हमारी हेल्प कर रहे हो। सो ऑल थैंक्स टू बिल्कुल कोशिश यू करेंगे। गाइस। बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की और इसको बढ़ाने की। देखा, ऑडियंस, मैंने कहा था ना कम बोलता है भाई। ठीक है रॉबिन भाई, एक बार जरा, आप फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से कैमरे के सामने आ रहे हो, हमारे किसी पॉडकास्ट में आ रहे हो, तो एक बार अपनी जर्नी के बारे में जरा आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे तो प्लीज बता दो। हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे यार। एक्चुअली मैं मार्केट में आया था ओके। 2008 में। मतलब 2008 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। अच्छा। मेरे फादर सब ब्रोकर हुआ करते थे उस टाइम। तो 2008 के फ्लैश क्रैश जो हुआ था उस टाइम, तो उस टाइम हमारे क्लाइंटों की वजह से ना काफी लॉसेस हो गए थे। तो जो क्लाइंट थे वो काफी डिफॉल्ट हो गए थे। तो उसकी वजह से पापा को बड़ा प्रेशर हो गया था और उसकी वजह से उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था तभी। ओह। मतलब 2000 क्रैश के बाद। तो तभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में था, तभी ज्वाइन किया उनका, देखने के लिए कि क्या क्या काम कैसे चल रहा है। थोड़ा मैनेज तो करना ही है क्योंकि सब कुछ एकदम से तबाह होने लगा था। ठीक है। तो वहां से ज्वाइन करा। शुरू में तो कुछ समझ ही नहीं आता था, स्क्रीन देख के नींद ही आती थी। ऑफिस में तो मतलब नींद के अलावा क्या ही आना है किसी को भी स्टार्टिंग में। लाल नीली लाइटें जलती रहती हैं और कुछ होता ही नहीं है सामने समझने के लिए। तो वहां से शुरू किया था, धीरे धीरे शुरू किया। उसके बाद जो पहली चीज हमें समझ आई कि ना, मेरे को जो समझ आई पर्टिकुलरली, कि शाम को करीब 3:30 बजे के आसपास, 3:20 के आसपास, कोई ट्रेडर ना एकदम से कोई स्क्रिप्ट पकड़ता है एफ की, और उसमें बहुत सारी बाइंग करता है, और नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसको डंप कर देता है। और सुबह नेक्स्ट डे ना सब जगह उसकी रिकमेंडेशन आती थी। मतलब टीवी चैनल्स में, मार्केट भविष्य .com नाम से उसकी एक साइट हुआ करती थी।
तो थोड़ा सा और रिसर्च करी तो पता चला कि वो एक अनिरुद्ध सेठी नाम का एक आदमी था, उसकी साइट हुआ करती थी, जिसको कुछ दिनों बाद मैनिपुलेशन के लिए सेबी ने बैन भी कर दिया था। तो वो मैनिपुलेशन थोड़ी सी पकड़ी थी, तो अपना कुछ टाइम तो उसकी वजह से प्रॉफिट हो गया अपने को, कि जैसे ही कोई स्क्रिप्ट पकड़ता था वो, हम लोगों ने भी एक सॉफ्टवेयर बना लिया था एक छोटा सा, कि पता चल जाता कौन सी स्क्रिप्ट में है, तो उसकी बाइंग करके नेक्स्ट डे सेलिंग कर देते थे। तो बाय बीटीएसटी के अंदर अपने को 1.5% रोज बनने लगा था। कभी कभी लगते भी पैसे भी लगते थे, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक ठाक होने लगा था उसकी वजह से। बट पैसे ज्यादा नहीं थे तो थोड़े ही बनते थे पैसे। बट हाँ, उससे स्टार्टिंग हो गई थी हमारी। उसके बाद फिर बुक्स पढ़ना शुरू करा, ऑप्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करा। अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है पढ़ने के लिए, ट्विटर है, सब कुछ है। उस टाइम तो ट्विटर पे कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। तो वहां से बुक पढ़ पढ़ के थोड़ा सा समझ आया कि हर चीज के अंदर, मतलब जितनी भी स्ट्रेटेजी समझी मैंने, तो हर स्ट्रेटेजी के अंदर वॉल्टिलिटी परेशान कर रही थी सबको, सब जगह। मतलब मैं कुछ भी पढ़ता था तो बटरफ्लाई पढ़ रहा हूँ, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वॉल्टिलिटी ऊपर नीचे होगी तो फिर वहां फंस जाएंगे। कॉन्डोर पढ़ रहा हूँ तो वॉल्टिलिटी का प्रॉब्लम, तो सब जगह वॉल्टिलिटी। तो फिर बाद में समझ आया कि डायरेक्टली वॉल्टिलिटी को भी ट्रेड करा जा सकता है, डेल्टा न्यूट्रल कर करके पोजीशन को। तो उसके बाद हमने सीधा वॉल्टिलिटी ट्रेड करना शुरू करा। मैंने बेसिकली, हमने तो क्या बोलूं, उस टाइम अकेला ही था। तो रिक्वेस्ट बेसिस पे हमने ब्रोकर से अपनी लिमिट खुलवाई। तो उस टाइम तो लिवरेज वगैरह मिल सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो रिक्वेस्ट बेसिस पे लिवरेज खुलवाई। पर काम जब शुरू किया तो इस कंडीशन में थे कि अगर 15-20 हजार रुपए लग गए तो कहीं जॉब करनी पड़ जाएगी। मतलब ऐसी स्टेज से काम शुरू किया था। उस टाइम का ऑब्जेक्टिव था कि यार 1000 रुपए आ जाए दिन के तो बहुत ज्यादा है, 500-1000 रुपए कमाने के लिए निकलते थे घर से, और उसको कमाने के लिए मेहनत पूरी करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड ले ली या कुछ भी। तो मेजर फोकस जो रहता था वो बिड आस्क पे रहता था, कि बिड आस्क का जो गैप है वो मिल जाए बस। तो अभी आप कभी कोई स्क्रिप्ट देखोगे ना, लिक्विड स्क्रिप्ट देखोगे, जैसे हिंदाल्को तो नहीं, अब तो लिक्विड हो गई है। मतलब उस टाइम कभी विजया बैंक हुआ करता था फ्यूचर में लिस्टेड, तो उनकी ऑप्शंस के रेट होते थे ऐसे कि ₹2, ₹2.40, ठीक है, और 2000 शेयर का लॉट। तो 40 पैसे का मतलब सीधा सीधा हो जाता था 800 रुपये का गैप। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या होता था, ₹2 की बिडिंग करते थे, वो आने के बाद उसको डेल्टा न्यूट्रल करते थे एक्सचेंज में, मतलब एनएससी में, और 2.40 में बेचने के लिए लगे रहते थे। मतलब स्टॉक मूव कर रहा है तो डेल्टा की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो बाय कर करके उसको काम करते थे। तो छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना सीखा वहां से, कि लॉस तो देना पॉसिबल था ही नहीं। तो वो छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल निकाल के थोड़ा पैसा कमाना शुरू करा। फिर अगला काम शुरू करा कि जब इतना कमाना सीख गए थे कि हाँ 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए आने लगे, तो अगला काम शुरू करा कि सबको सिखाना शुरू करा होगा। कुछ लोगों को हायर करा अपने साथ, छोटे छोटे लड़कों को हायर करा। मतलब 18 साल के लड़के को हायर करा सबसे पहले, उसको सिखाया, उसने काम शुरू करा। उस टाइम ना सबसे पहला मोमेंट आया उस दिन, जब उसको पहले दिन काम कराना शुरू किया ना, पहले तो बहुत डर लगा कि यार इसको सैलरी भी देनी है, रिस्क भी हो जाएगा अगर लॉस लग गया तो इतने पैसे भी नहीं थे, कैसे मैनेज होगा। बट ये वाला रिस्क लिया कि नहीं, सिखाएंगे किसी को तभी तो बात बनेगी। पहले दिन ना मूवमेंट आई, उसको 10-15 दिन ट्रेनिंग दी और टर्मिनल पकड़ा दिए। वो बड़ा इंश्योर था कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब 18 साल का लड़का तो मतलब डरा ही रहता है ना, कैसे कर लूंगा मैं। ये कौन से साल की बात है? ये होगी यार, अब तो याद भी नहीं है, शायद ये 2010 की या 11-12 की होगी कुछ। मतलब 2008 से 11-12 तक 3-4 साल इंडिपेंडेंटली खुद ही मार्केट में रहे, समझे, लॉस को अवॉइड किया, आर्बिट्राज किया, बिड आस्क पे खेले, हाँ, खुद ही सब कुछ करा। सर्वाइव करना ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में, ना कि पैसे कमाना। हाँ यार, ये बहुत मुश्किल से समझ में आती है, सब शॉर्टकट मनी के पीछे भाग रहे हैं। हाँ प्लीज कैरी ऑन। अगर लोग सर्वाइव कर जाएंगे फिर तो कमा ही जाएंगे ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कोई भी बिजनेस ऐसा तो है नहीं जो कमा के ना दे। सर्वाइव करने की बात है, सर्वाइव कर पाते हो कि नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, फिर उसका क्या हुआ? उस टाइम ना शेयर था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ओडीएन जो था ना, वो वाला। अच्छा। उसका स्कैम उसी दिन हुआ था। तो वो लड़का पहले दिन ही मतलब 65-70 हजार रुपए कमा गया। तो बिगिनर्स लक। हाँ, इट वाज लक। मतलब उसका टर्मिनल भी 1 बजे चालू हुआ था और 3:30 बजे तक उसने 65-70 हजार रुपए कमा लिए। ठीक है, तो बड़ा दिल खुश हुआ मेरा तो, मतलब पर्सनली तो काफी एक बूस्ट था। तो आज की डेट में मतलब उसको देख के बड़ा अच्छा फील होता है कि यार अपने साथ मिलके कोई ग्रो कराए। तो फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को और ट्रेन करना शुरू किया था। तो हमारे साथ मिलके जो 5-7 लड़के उस टाइम के थे, उनमें से 4 लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। वो अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, हमेशा से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो अब वो प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं बिना रिस्क लिए। अगर मैं बोलूंगा उनका मतलब रिस्क शायद 10,000 भी नहीं होता है, ओह 5 लाख रुपए निकाल लेते हैं। वाह, व्हाट द हेल। तो ऑप्शन बाइंग करके वो निकालते हैं, मतलब छोटी छोटी बाइंग करते रहते हैं हम लोग, छोटे छोटे 200-500 हजार रुपए। अभी अभी भी 1000 रुपए फोकस है हम लोग, 500-1000 रुपए पे। अच्छा, बट वो तो थोड़ा सा सेफ गेम है ना, मतलब अगर आप बिडास देखते रहोगे। नहीं नहीं, उसमें बिडास नहीं, अब तो और भी चीजें इवॉल्व करनी है।
अच्छा, मतलब धीरे विद टाइम तो काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं, तो अच्छा। उसमें बड़ा अच्छा चल रहा है काम ऑप्शन बाइंग में। तो मैंने प्रेज़ेंटेशन बनाई है जो उसके अंदर कुछ डाले हैं, उसमें बट उससे मतलब पहले भाई मुझे एक बात बताओ, मोटिव क्या था आपका? इंटेंशन क्या थी लोगों को हायर करने के लिए? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा सोच रहा है अभी कि यार मैं खुद कमा लूं, तो कहेगा 4 साल मेहनत कर तो ली मैंने, मैं क्यों आगे दूं किसी को? ये क्या थॉट था उसके पीछे? यार कभी भी कमाई ना इंसान खुद से कभी नहीं कर सकता, कितनी कर लेगा? मतलब ठीक है, मैं कहता हूँ कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आजकल ज़्यादा लोग फ़ोकस्ड हैं, सिस्टमैटिक में हाँ भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हम इकट्ठे ही 10,000 शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, मान लेता हूँ इकट्ठे खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। पर डाइवर्सिफ़ाई कैसे होगा? आप 4 जगह डाइवर्सिफ़ाई कर दोगे अलग 4 दिमाग तो 4 दिमाग ही है, एक दिमाग कभी बीट नहीं कर पाएगा उसको। मतलब इलॉन मस्क नहीं हूँ मैं, ठीक है? मतलब तो मैं तो इसी बात पे फ़ोकस हूँ कि अपने साथ जितने लोग जुड़े होंगे, उतने ज़्यादा पैसे आने हैं। तो अपने साथ आज की डेट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 20-25 लोग जुड़े हुए हैं वाओ! और बहुत अच्छा काम चलता है। सब लोग थोड़ा-थोड़ा कमाते हैं और अच्छा कमाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्जुन भी है ना एक कोई आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है? हाँ, हाँ, मेरे फ्रेंड हैं, काफ़ी मेरे साथ काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे। अरे अर्जुन, आकाश काफ़ी अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे। अरे वाह! मेरा माइंडसेट ये कहता है भाई कि अगर आप लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो ना, तो आप सिर्फ पैसा नहीं, उनका दिमाग भी ले रहे हो, क्योंकि सब कुछ हम थोड़ा ना कर लेंगे। हाँ, और हाँ, मेरे साथ ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आकाश, अर्जुन, जसमीत, हरनीत मतलब ट्विटर पे हैं सारे, नितिन, ये 5-7 लोग कनेक्टेड हैं, तो मेरे को काफ़ी सीखने को मिलता है इनसे। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मैंने इन सबसे ही सीखी है, मेरे को तो नहीं आती थी। बहुत सही भाई। एक मैं पर्सनल सवाल पूछूं थोड़ा सा? हाँ, हाँ। जब 2008 में आपने बताया कि ट्रेजेडी हुई थी घर पे, पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था, ब्रेन तो हैमरेज नहीं, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। सॉरी ब्रेन ट्यूमर हो गया था, सॉरी। एंड उसके बाद जब आप इस मार्केट में आए, तो क्या आप इस मार्केट में पहले से आना चाहते थे और जल्दी आ गए इस सिचुएशन की वजह से, या आना नहीं चाहते थे और आना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, जब बचपन में एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, तो मेरे फादर के पास एडवांस डेट नाम से एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था। अच्छा। तो चार्ट्स वगैरह देखने की आदत तो थी, मतलब कंप्यूटर पे चार्ट तो पहले ही देखे हुए थे कि चार्ट ऐसे होते हैं। अच्छा। तो थोड़ा-थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो हो ही जाता है। हाँ जी। तो वैसे इंक्लिनेशन था। 2008 में मैं अपने फाइनल ईयर में था, तो फाइनल ईयर में मतलब मैं पास भी नहीं हुआ था, उसके बाद तो मैंने जॉइन कर लिया था, तो कुछ पढ़ाई-वढ़ाई तो छोड़ ही दी थी वहाँ से। ऑल राइट। तो मतलब वो सिचुएशन को देख के आपने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया बिफोर प्लानिंग, एंड बट यू हैव ग्रोन अप रियली रियली वेल। वो मेच्योरिटी ना आपकी बातों से नजर आती है, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि बट वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव सेंस्ड इट, यू हैव फेल्ट इट, यू हैव डेल्ट विद इट। सो आपको स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दे दिए हैं भाई मैंने, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। बिल्कुल। ये जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करी थी, उससे पहले तो हम लोग ना सारा डिस्क्रिप्शन काम ही करा करते थे। अच्छा। डिस्क्रिप्शन भी नहीं कहूँगा उसको, भी एक रूल्स तो उसमें भी डिफाइन नहीं होते थे। ओके। बट हाँ, आजकल की तरह नहीं होते, जैसे आजकल चलता है। आज स्टॉक मार्केट की बात तो नहीं कर रहे? टाइम डाल दिया, 920 स्टैडल करवा देखिए दिया। स्टॉक मार्केट तो अच्छा है ना, मतलब काफ़ी लोगों को जो मतलब सर्वाइव करने का टाइम तो दे रहे हैं कम से कम। हाँ कितने मैं, लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। भाई आपने ना मेरे उस दिल के उस कोने को टच कर दिया ये लाइन बोल के, कि स्टॉक मार्केट किसी को कुछ भी दे या ना दे, हुँ। सरवाइव करवाने का टाइम उसने दे दिया। आपने ना, यू हैव हिट द नेल, यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू हैव हिट द नेल, कि सरवाइव करवाने का टाइम दे दिया। कि यार हमारी स्टॉक मार्केट यूज करके कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरा कैपिटल इरोड हो गया, वो सरवाइव कर जाएगा चाहे थोड़े बहुत ड्रॉडाउन में चल रहा हो। और जैसे आपने पहले बोला, मार्केट में सरवाइव कर गए ना तो कमाई लोगे बाद में यार। पैसे तो सब लोग कमा लेते हैं अगर सर्वाइव कर जाएँगे तो। शुरू के बहुत 3 सही। साल सर्वाइव कर जाओ, पैसे तो आ जाने हैं। यस। प्लीज प्लीज स्टार्ट। तो शायद आपको प्रेज़ेंटेशन दिख रही होगी। बिल्कुल अच्छी सी दिख रही है प्रेजेंटेशन। तो ये ये क्या है, जो 31 ऑप्शन अक्टूबर 2018, हम टाइम बैक इन द टाइम चले गए क्या? हाँ, थोड़ा-सा पीछे से चलते हैं। ट्विटर से उठा-उठा के जो चीज़ मैंने कभी डाली थी, अच्छा। वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 सर, तो दिखाइए। हम लोगों ने क्या मैं छोटी-छोटी ना अपने लॉजिक बना रखे थे कि कैसे बाइंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये अच्छा। जो बिडास-बिडास का काम करते थे ना, अच्छा। उसको कर के ये चीज़ भी समझ आई कि कब पैसा ज़्यादा बनता है। मतलब हमेशा बिडास थोड़ी कमाना है। ठीक है। कभी-कभी तो ट्रेंड का पैसा भी आना चाहिए। वोलेटिलिटी बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट के पैसे भी आते हैं, कहाँ-कहाँ पैसे आते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें ढूँढनी शुरू करी। तो जैसे ये वाला एक देखो, मैंने इसमें टेक महिंद्रा का एक एटीएम स्टैडल के बारे में बोला हुआ है हम्म। कि ये ₹75, मतलब ये ₹54 का चल रहा था पूरे महीने के लिए उस दिन, और ₹65 का चार्ज उसने उसी दिन दी थी। ओह। मतलब स्टैडल ₹54 का अवेलेबल है आज की डेट में, और आज ही उसमें ₹65 की मूवमेंट दी है। तो ये थोड़ा-सा चीप लगने लगता है। हम्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा पोजिशनल इस टाइप से करा करते थे
कि इस टाइप के छोटे-छोटे लॉजिक्स कि कितना मूव दे दिया और कितने की सैडल मिल रही है। अगले 3 दिन में कितना मूव आएगा। तो मतलब अगर कोई चीज़ ₹65 आज चली है, तो कल ₹30 तो चलेगी ना, या हाँ, ₹30 गिर जाएगी। हाँ, तो ₹54 अगर पूरे महीने के मिल रहे हैं और कल ₹30 की चाल आनी है, तो अपने आप ही वो थोड़ा-सा 54 वाली चीज़ 58 ₹60 अपने आप हो जाती है। ओके। तो इस टाइप के छोटे-छोटे लॉजिक हमने बना रखे थे और इस पे काम करते थे। थोड़ा ऑप्शन सबने सुना ही होगा, वोलेटिलिटी साइक्लिक होती है। ठीक है? ये तो हर बुक में लिखा ही हुआ है, ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। इसको 1-2 लाइन में समझाओ, वॉलेटिलिटी साइक्लिक। साइक्लिक बोले तो कि बार-बार ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। राइट। ठीक है? तो साइक्लिक कब इन ऊपर जानी है उसके लिए ना सब लोगों को पता है कि जब क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो तेज हो जाती है वोलेटिलिटी। हाँ, स्टॉक्स में भी, इंडेक्स में भी, सब जगह। ठीक है? आरबीआई न्यूज़ आनी है तब हो जाएगी ठीक। हाँ, बिल्कुल। सबको पता है कि वहाँ पे उससे 2-3 दिन पहले से बाइंग चालू हो जाती है। तो थोड़ा-सा हम लोग करते थे, हम लोग क्या करते थे कि लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो आया ना, उसमें किस-किस ने कितना मूव दिया है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें लिस्ट आउट कर ली, वो 5 शेयर, 10 शेयर लिस्ट आउट कर लिए। ठीक है। ठीक है? तो उसके नेक्स्ट अगले क्वार्टर में जब रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसके 4 दिन पहले उसमें बाइंग चालू कर दो। ऑलराइट। क्योंकि पिछले बार की सबको बता रहे थे कि तेज हुई थी। तो वो 4 दिन पहले जो बाइंग करते थे ना, उसमें कभी लॉस ही नहीं लगता था। तो वो 2-3 दिन के लिए एकदम सेफ बेट होती थी। वाओ! तो ये उस टाइप की चीज़ें कुछ साइक्लिक वाले काम करते थे। रॉबिन कुछ भाई, एक मैं अपना पर्सपेक्टिव अभी 5-10 मिनट जो हमारी बात हुई है उसमें मैं ये बताऊं कि आप सेफ बेट्स खेलना भी बहुत पसंद करते हो, जैसे बिडास्क हो गया, एनालिसिस के बाद सेफ बेट्स, है ना? आप सेफ बेट बहुत ज़रूरी है यार मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। मेरे को तो ऐसा लगता है। अच्छा। मतलब रिस्क ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी तो क्या ही कंट्रोल करेंगे हम लोग। वो तो कितना बड़ा है ये तो किसको पता। राइट, राइट, वेरी वेरी ट्रू यार। ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग थोड़ा साइक्लिक वाला काम करते थे। बाकी न्यूज़ बेस्ड भी थोड़ा-सा ध्यान देखते थे कि किसमें एक्सपेक्टेड है कि मूवमेंट आ जाएगी। लाइक देखो जैसे ये यूपीएल का एक बार अनाउंसमेंट आया, 30 अप्रैल को करीब डेढ़ 2 बजे के आस-पास आया था ये। तो उन्होंने बताया कि हम लोग डेब्ट रिडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने 35% डेब्ट को रिड्यूस करा था। ओके। ठीक है? तो अगर कोई कंपनी 35% डेब्ट रिड्यूस कर रही है तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ कोई भी करेगा। मतलब लॉजिकल चीज़ होती है ये। हम्म। तो इस टाइप के अंदर ना बाइंग लॉन्ग वोलेटिलिटी करना बड़ा आसान हो जाता है। मतलब आपको पता होता है कि मूवमेंट तो आनी ही आनी है। ओके, एक मेरा सवाल है यहाँ पे। मैं ना शेयर्स और इन चीजों में बहुत ज्यादा इनएक्टिव हूँ, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है। मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी और यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स ऑप्शन समझ में आता है, इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो ठीक, मुझे एक ठीक। चीज पूछनी है, मेरे को लोग मैं एज अ लेमैन यूजर पूछ रहा हूँ कि जो न्यूज मार्केट में रिवील होती है, हुँ। बोला जाता है कि यार वो न्यूज इंटरनली बड़े ट्रेडर्स को तो पहले ही पता लग चुकी होगी, और उसके अगेंस्ट में वो लोग अपनी पोजीशंस बना चुके होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और कितने परसेंट सच्चाई है? देखो न्यूज़ तो लीक होती है, किसी ना किसी के पास तो हमेशा ही होती है, प्रमोटर्स के पास, मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट वाले आगे भी दे देते होंगे। ठीक हम्म। है? ये चीज़ तो हो जाती है बट लीगल है, बट होती तो वही है। हम्म। ठीक है ना? मतलब किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकता मैं। हम्म। ठीक है? बट कोई भी बंदा इतनी बड़ी पोज़ीशन थोड़ी बना देगा कि यार आप ही के अगेंस्ट में खड़े हैं सब लोग। हम हाँ। सब लोग हमसे ही दुश्मनी करने बैठे हैं क्या यार? मतलब कोई तो अच्छी चीज़, कोई तो न्यूज़ इतनी भी अच्छी होती होगी ना कि वो भी लेके बैठे हैं कि लेके 1 साल बाद बेचेंगे। सब लोग कोई कल ही बेचना थोड़ी चाहते हैं। अच्छा, हर मैं बंदे की इस बाइंग को इसलिए थोड़ी भी कल बेचना है। इससे मैं सॉरी, मैं यहाँ से एक चीज रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे क्या आप स्टॉप लॉस हंटिंग में विश्वास रखते हो? स्टॉप लॉस हंटिंग में मैं विश्वास ज़्यादा नहीं रखता हूँ। ओके। मतलब तो यार एक्चुअली क्या है ना, आप अगर ये सोचोगे कि सामने वाला चोर है और मेरे साथ कुछ गलत ही होगा, मतलब हर बंदा आपके साथ गलत ही करने, अगर कोई स्टॉप लॉस हंटिंग करने आ भी रहा है, हाँ, तो क्या आपको नहीं लगता कोई हेज फंड्स ऐसे भी होंगे जो उनकी पिटाई करने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक हेज फंड थोड़ा ना मार्केट में। हाँ, हाँ। हाँ, तो क्या मतलब अगर वो कोई बंदा कोई गलत काम बार-बार कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये ना एक्चुअली ये चीज़ें ना बड़ी जल्दी ट्रेंड होती हैं कि यार कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें दबाया जा रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी ना ट्रेंड होती हैं बट एक्चुअली ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कभी हो भी रहा है, तो उसके काउंटर भी लोग आते ही हैं हमेशा। बहुत सही पॉइंट बोला मैंने। पता है क्यों उठाया इस पॉइंट को? क्योंकि वो इससे बहुत रिलेटेबल है जो आप बोल रहे हो कि 35% का आपको न्यूज मिली, चाहे किसी और को पहले मिली ना हो या ना मिली हो, आपने उसके बेस पे कोई एक्शन लिया, हुँ। तो इसका मतलब आपने कुछ
ट्रेंड पकड़ा और उसको पकड़ा। वैसे ही सिमिलरली मैं स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करता हूँ। अगर बहुत बंदे इसको बात करते हैं, आप ये यूर एक्टिव ऑन ट्विटर, देखते होगे कि आजकल एक स्टॉप लॉस हंटिंग का ट्वीट आया, उस पे हर बंदे ने अपनी कहानी गानी शुरू। मैंने बोला था ये स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, देखा स्टॉप लॉस हंट हो गया। वो बेचारा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है और बाद में देखता है कि वही पुरानी स्ट्रेटेजी चल रही थी। मार्केट का साइक्लिक नेचर होता है ना, जैसे वॉलेटिलिटी का होता है, वैसे मार्केट का भी तो साइक्लिक नेचर होता है। मैंने तो काफी लोगों को बात करते हुए सुना है यार, लोग बोलते हैं यार जीरोधा के पास सारे ट्रेडर होते हैं, उनको पता है कहाँ पे स्टॉप लॉस सबके लगे हुए हैं। राइट। ठीक है, बट आप ये बताओ यार, अगर उसको पता है चलो तुम्हारे सारे स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं, मैं मान लेता हूँ वो गलत भी कर रहा है, ठीक है, कितना पैसा बनाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ के लाइफ के लिए वो काम नहीं करेगा। हाँ। मतलब ऐसा थोड़ी है, तुम बताओ ना कितनी क्वांटिटी ट्रेड होगा, कितने रुपए को बेच जाएगी? 50, मतलब 50 लाख रुपए कमाएगा एक ट्रेड में, उसके लिए कौन काम करेगा यार? वो इतना बड़ा आदमी है। ये जो मिथ मार्केट में चल रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू हैव टू टेल टू दोज यूजर्स जो इन मिथ के अराउंड, या जो आने वाले ऐसे मिथ्स हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करे? बंदा क्या करे यार? देखो, आम आदमी जब लॉस में चल रहा होता है ना, सच बोलूं, वो मिथ पे विश्वास रख लेता है। हाँ अब हाँ क्या करे, बिल्कुल। नॉइस पे क्या करे भाई? भाई अगर आप इन सब चीजों के बारे में सोचते रहोगे, ठीक है, तो आप अपनी एक्चुअल चीज जो है ना, जिसमें प्रॉफिट कमाना है, उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। मैं मानता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, कभी कोई एक एल्गो ने कुछ ड्रिवन हुआ, एकदम से 100 रुपए नीचे मारा और ऊपर ले गए, ठीक है, मैं मानता हूँ। पर यार तुम्हारा अगर सब कुछ एक ही ट्रेड पर डिपेंडेंट था, तो फिर तो काम ही मत करो ना यार। परफेक्ट। मतलब आपको तो छोटी छोटी बेट्स लेनी है ना लाइफ में। बिल्कुल परफेक्ट यार। जब देखो, ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है, एक तो वैल्यू बेस्ड और एक प्राइस बेस्ड। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में होती है प्राइस बेस्ड। अगर आप प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको छोटी छोटी बेट्स लेनी है, फिर इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं सोचता हूँ, अगर मैं साल में 15,000 ट्रेड ले रहा हूँ, तो कोई मेरी 2% ट्रेड के बारे में फोकस करूँ क्या? मैं 2% पे फोकस करूंगा ना, तो बाकी सारे खराब हो जाएगा। बहुत सही। तो उन 2% को कोई कर रहा है, कर जाना दो। आप यहाँ से गाड़ी लेके निकलोगे ना कोई टक्कर मार ही देगा, ठीक है, तो उसके चक्कर में गाड़ी से घर से बाहर नहीं निकलोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत सही। थोड़ा सा वोलेटिलिटी ट्रेडिंग के बारे में और डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बहुत ही पैसे कमाने वाला टॉपिक है। अच्छा, हम ना आज का देखते हैं, अगर सेशन में टाइम मिला तो करेंगे, अदरवाइज हम ऑडियंस को बोल देंगे कि अगर उन्हें आपको दोबारा बुलवाना है तो कमेंट करके बता दो, हम दोबारा। हमने अर्शद के साथ भी एक बार सेकंड पॉडकास्ट किया था और वो दोनों सुपर हिट पॉडकास्ट थे। या प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो क्या होता है यार, ये जो वैल्यू बेस्ड ट्रेडिंग है ना, ये बहुत बहुत जानदार चीज होती है। इसमें बहुत ही पैसा बन सकता है, बहुत ही कम रिस्क है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में तो आप देखो, आपके पास सब कुछ ही अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल, हर बंदा कर रहा है, ठीक है। वो प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग है, मतलब सब लोग प्राइस ले रहे हैं, उसका एक रिस्क रिवॉर्ड लेके काम चले जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। वैल्यू बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर ना यार, प्राइस ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवर में आ जाता है। अगर आप किसी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब कोई आप ये तो नहीं हो सकते कि 100% हमेशा सही होगा, पर जब आप किसी चीज की वैल्यूएशन करने लगते हो ना, तो वो आप उसके फेवर में बहुत ज्यादा आती है वो आपके। ओके। मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा ट्विक हो सकती हैं। तो जैसे मर्जर, डीमर्जर, कंपनी के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड होना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि आज मूव आना है, ठीक है। कितना आना है ये किसी को नहीं पता, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा ये नहीं पता। जैसे कि ग्रासिम की एक अनाउंसमेंट, कि ग्रासिम ने बोला कि वो 5,000 करोड़ एक पेंट बिजनेस में आएगा, 5,000 करोड़ रुपए लगा के पेंट बिजनेस में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब पूरा वही चेंज हो गया है कि कितना पैसा कमाता था, कैसे कमाता था। कंपटीशन में आ गया, एशियन पेंट वाले बिजनेस में भी आ रहा है, ये सब कुछ हो गया। तो अब किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो मूवमेंट तो आनी आनी है। तो जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल ने मूव करना है, अपना सारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैडल मूव करेगा यहाँ पे। ऑलराइट। क्योंकि स्ट्रैडल मिल रहा होगा 5% पे, 8% पे सब महीने का, और इसने मूव देना 10% ही नेक्स्ट डे। या तो ऐसे के अंदर ना, ऐसी चीजों के अंदर मैं स्ट्रैडल्स वगैरह बाय करके बहुत अच्छे पैसे बना लेता हूँ। ओके। इवन इवन टुडे, क्योंकि ये मैं पोस्ट देख रहा हूँ 23 जनवरी 2021, रिसेंट ही है, 2 साल पुराना। उस दिन के लिए पैसे होते हैं, उस दिन के लिए रोज नहीं कमा सकते आप। अगर मैं इस टाइप की न्यूज पे फोकस करूं, तो साल में 8-10 आती है, मतलब अलग अलग कंपनियों में 8-10 मिला के टोटल आ जाएंगे F&O स्क्रिप्ट के अंदर, और ये बहुत पैसे दे सकती है, बहुत ही ज्यादा। ओके।
और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि यार एक काम करो कि ना रेगुलेशन 30 आती है ओके। बीएसए की साइट पे, अच्छा। तो हो सके तो वो भी प्रोवाइड करनी शुरू करो, क्योंकि दिन में 5,000 अनाउंसमेंट्स आती हैं, सारी पढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो आप तो टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में ये भी इंटीग्रेट कर सको तो मजा ही आ जाए। अरे वाह, बढ़िया। अच्छा, मैं एक बात बोलूं रॉबिन भाई, आपसे बात करके मुझे रियलाइज हो रहा है कि यू आर नॉट अ बायर और अ सेलर, यू आर अ अपॉर्चुनिटिस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बंदा, आजकल की फाइट पता है क्या चल रही है? आप तो ट्विटर पे एक्टिव हो, या मैं बायर हूँ या सेलर हूँ। मुझे लगता है कि इन दोनों का जो पैसा खा रहा है ना, वो रॉबिन है। शाबाश बेटा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बायर भी है, वो सेलर भी है, वो सब कुछ है। और आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए बंदा, नहीं? अपॉर्चुनिटी हाँ, खाओ। छोटी छोटी बेट्स लेते रहो। अरे वाह, रॉबिन भाई बड़ा मजा आ रहा है यार, कैरी ऑन। मतलब मैं देखता हूँ लोग ना बड़ा फैंटेसाइज होते हैं कि यार इसको ना आज ही बहुत सारे पैसे आ गए, इसको हाँ एक ट्रेड में बहुत बड़े पैसे आए। हाँ हाँ। पर भाई ये भी तो देखो उसके पीछे उसका क्या रिस्क था। वो 20% कैपिटल वाइप आउट भी कर सकता था। हाँ पर सब लोगों को आए हुए पैसे नजर आते हैं, वो 20% नहीं दिखते। और जो 20-20% का रिस्क ले रहा है, मुझे तो लगता नहीं बहुत लंबा चलेगा अभी। बिल्कुल। बाकी चलने को चल भी सकता है यार। कोई तो है ही जिसको 1,000 करोड़ जाना है। सही बात है। एक्चुअली आपने अगर रिटेल ट्रेडर से बात करते रहते हो, जैसे आपने बताया था पहले, तो आपको पता होगा कि रिटेलर को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का मतलब नहीं पता होता आज भी। वो सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं कि यार कितना रिटर्न्स आया, रिस्क कितना लिया, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। आज भी अगर हमारी ऑडियंस को नहीं पता, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, एक बार पढ़ लो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं। पता लग जाएगा आपको कि रिटर्न्स किसकी देखनी है और किसकी नहीं देखनी। या प्लीज। तो इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये जो न्यूज बेस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, ये वैल्यू वाली बहुत अच्छी होती है। ऑलराइट। जैसे कि आप स्ट्रैडल्स को अगर देखो, ठीक है, इंडिया ने जब ये सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के साथ, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो उस टाइम ना एक थोड़े से मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए पूरे इंडिया की अर्निंग्स चेंज हो गई थी। अगर लड़ाइयां हो जाती है तो अर्निंग्स चेंज हो जाती है, पूरा पूरी फ्लो, मतलब मनी का फ्लो ही चेंज हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा शूट करते चली जाती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ती चली गई ना इंडिया के अंदर कि लड़ाई होगी तो क्या होगा, सारा पैसा तो वहां जाएगा, कोई इंफ्रा में कहीं पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है ना इंडिया में तो कभी कभी आएगी, ठीक है, पर कंपनी वाइज ना बहुत सारी आती है। ओके। जैसे एक बार जुबिलेंट फूड ने बोला कि मैं 2% ना रॉयल्टी चार्ज करूंगा डोमिनोज पे। ओके। मतलब डोमिनोज क्या होता है, एक फ्रेंचाइजी है जो जुबिलेंट फूड्स मैनेज करता है। ठीक है, तो जुबिलेंट फूड 2% लॉयल्टी देता है रेवेन्यू का डोमिनोज को, यूएस बेस्ड। तो जुबिलेंट फूड वाले बोलते हैं यार हमारा ब्रांड नेम भी तो यूज हो रहा है, हमें भी लॉयल्टी चाहिए। ठीक है, तो जो उस टाइम कंपनी की अर्निंग्स है वो चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया ना। तो ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटी में ना वोल्टिलिटी शूट करती है। ओके। वैल्यू चेंज हो जाती है बेसिकली तो कंपनी की। तो उस टाइप की चीजों में ना बहुत ही वोल्टिलिटी शूट करती है। तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी लेके भी बड़ा काम करने का दिल करता है, करता भी हूँ मैं कभी कभी। ओके। ठीक है, तो इसको इस वाले टॉपिक को आगे कभी और के लिए रखते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ठीक है, और ये अच्छा। छोटी छोटी ऑप्शन में पूरा फोकस है हम लोग। अच्छा। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने ट्विटर्स पे ना ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स अभी दिखाए हैं ना, सारे ट्विटर पे अवेलेबल हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो बाइंग करते हैं इसमें हम लोग देखो आपके सामने करा हुआ 3:10 पे हमारा लो है, हमारा हाई है आज का, इस दिन का। ओके। तो ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं दिन में ना, किसी और डेली एक को होती हैं। पकड़ के रोक के समझाना जरा थोड़ा सा। किसी एक को निफ्टी वाले पे आ जाते हैं, चलो हाँ, निफ्टी पे रोको, वो ज्यादा मुझे समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने चीजें हाइड करी हैं, ऑर्डर नंबर क्वांटिटी वगैरह हाइड कर देता हूँ। कोई, मुझे पता है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बट छोड़ो। नहीं बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम भी 37,000 की है टोटल उसमें। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना दूरदारी ऑप्शंस जो है एक्चुअली छोटा छोटा पैसे पे बड़ा फोकस्ड है, हम लोग कमाते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा। तो सारी ऑप्शंस जो भी निफ्टी की हैं उन सब पे फोकस्ड रहता है। ठीक है। तो छोटा छोटा पैसा 500-500, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए आते रहते हैं सब जगह से। तो हम लोग सुबह सुबह बहुत सारे ऑर्डर्स डालते हैं, जैसे कि ये देखो 10.5 रुपए पे ऑर्डर डाला हुआ है हमने,
ठीक है। और हमारा ही लो पे सारा फिल हुआ है। अच्छा। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारे ऑर्डर्स डालते हैं जिसमें हमारे छोटे-छोटे पैसे कमाते रहते हैं, बट स्कैल्पिंग ये करते रहते हैं। बट ये है क्या, मतलब लो कैसे कैच किया आपने, मतलब वो आइडिया क्या है, वो थॉट क्या है? थॉट इसके पीछे है कि हम लोगों ने ना कुछ एक मॉडल्स अपने बना लिए हैं। जैसे देखो ये मैरिको है, कल ₹1.90 क्लोज हुआ था। अच्छा। ठीक है? हमने इसको ₹1.25 अपना कैलकुलेशन करके डाला कि इसका ₹1.25 मिलना चाहिए। अच्छा। तो इसने ₹1.20 का लो लगाया और 1.25 से वहां से वापस हो गया। ऑल राइट। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारी ना एनएससी की जितनी भी स्क्रिप्ट्स है हाँ जी। F&O की, अच्छा। ज्यादातर के अंदर सब में हमारे ऑर्डर्स होते हैं। ओ, तो मतलब आपने एक मॉडल बनाया हुआ है एफएनओ स्क्रिप्ट्स का, जो आपको लगता है कि ये इतना लो बना सकता है, उस पे आप ऑर्डर डाल के रख देते हो पहले, जो एग्जीक्यूट हाँ, हो गया हो गया। क्या? सुबह हमारे 5-6 हजार ऑर्डर जाते हैं। ऑल राइट, तो क्या हम इस मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं, या ये प्रोप्राइटरी है, या कुछ आइडिया इसके बारे में आप देना चाहते हो, बेसिक आइडिया? बेसिक आइडिया इसको ऐसे ले लो कि जैसे कल ₹1.90 क्लोज हुआ है, ठीक तो है। हमें पता है मैरिको कितना नीचे जा सकता है। मतलब हम लोगों ने क्या है, स्क्रिप्ट वाइज थोड़ा सा अलग अलग करा हुआ है, एक्सपीरियंस से ना कर अच्छा। करके सीख लिया है कि अच्छा। कौन सी स्क्रिप्ट को कितना नीचे डिस्काउंट पे लगाया जाए। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। उस टाइप से थोड़े से ऑर्डर ऑर्डर की पूरी वर्किंग करी जाती है। शाम को बैठ के 3-4 घंटे हमारे सब लोग करते हैं बैठ के, ऑल राइट। और अगले दिन सुबह पंच करते हैं सब कुछ। क्या उसमें हम 52 वीक्स लो, 52 वीक्स हाई, ये जो फालतू चलता नहीं रहता नहीं, है, वो 1 ईयर चीजें नहीं लो, देखते हम लोग। वो चीजें नहीं, कल बिल्कुल चीजें कल जो है। कितना क्लोज हुआ है, कल कितना क्लोज हुआ, ओके। बस। ऑल राइट। चलो ठीक है। अगर किसी नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस मॉडल के बारे में कभी बात करनी हो, या हमारी ऑडियंस अगर पुश करे कि प्लीज बता दो, तो मैं रॉबिन को पुश करूंगा, रॉबिन बता दे भाई। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हाँ हाँ, थोड़ा बिल्कुल बहुत। बता देंगे। चलो ठीक है। इसके अलावा मेजरली आज की डेट में जो काम होता है ना मेरे पास, ये वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग तो मैंने बहुत कम कर दी है। ठीक है, अच्छा। ये अच्छा। तो कभी जब इवेंट बेस्ड कुछ होता है, किसी हाँ। कंपनी में इवेंट समझ आ गया, याद आ गया, हाँ। हाँ। एचडीएफसी बैंक का मर्जर, वैल्यू चेंज हो रही है कंपनियों में, हाँ। हाँ। तो हाँ। करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन बाइंग पे काफी काम करता हूँ मैं। अच्छा। और मेजरली अब शिफ्ट हो गए हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबसे सीख सीख के मैं कर रहा हूँ काम। ठीक है, अच्छा। तो सीख सीख के काफी अच्छा काम कर ले, काफी बड़ा काम हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये बड़े सिस्टमैटिक पे मेरे साल के आज की डेट में 15,000 ट्रेड होते होंगे। अच्छा। और ट्रेड मेरे ख्याल से रिस्क होता होगा करीब 8-10 हजार रुपए, 15,000 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए। अच्छा। तो छोटी छोटी बेट्स चलती रहती है। तो ये ब्रोकरेज आपकी बहुत मरती नहीं है इसमें? ब्रोकरेज तो यार नेगोशिएबल है, जितना आप करोगे नेगोशिएट कर सकते हो, कर लो। अच्छा, आप अपने ब्रोकर डिस्क्लोज करना चाहते हो, आप किस ब्रोकर के साथ करते हो? मैं मल्टीपल ब्रोकर के साथ करता हूँ, दिल्ली बेस्ड जो लोकल ब्रोकर है उन सबके साथ करता हूँ। शेयर इंडिया, पेस, पेस में सबसे ज्यादा काम करता हूँ। पेस में, ओके। पेस सिक्योरिटीज में सबसे ज्यादा काम है मेरा। यार अच्छा, मेरे को एक लोकल एक बेसिक बात बताओ, जो पॉपुलर ब्रोकर्स हैं, ज़ेरोधा, हबस्टॉक्स, और जो आप डेली बेस्ड ब्रोकर की बात कर रहे हो, इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है, और व्हाई डिड यू नॉट चूज ज़ेरोधा ओवर द पेस? यार फंडिंग कर देते हैं पेस वाले में। अच्छा, मतलब ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बेसिकली मिल हाँ, जाता है मैं उनसे? इनके प्रॉप डेस्क में भी काम करता हूँ ना, अपने अच्छा। अकाउंट तो यूज करता ही हूँ, तो इनके प्रॉप डेस्क में भी फंड मैनेज करता हूँ। ओ, ऑल राइट ऑल राइट, प्रॉप डेस्क की बात आई तो मैं अर्शित का वीडियो रिकमेंड करूंगा, यहाँ डाल दूंगा वीडियो, देख लेना। ठीक है, उसमें उसने प्रॉप डेस्क के बारे में बताया है। ब्रोकर्स का एक अपना पूल फंड होता है, जो वो लोगों को जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, जैसे रॉबिन भाई, उनको शेयर करते हैं देने के लिए। अच्छा, तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा, ये सब एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होती है या मैनुअल होता है सारा का सारा? ये सब बोले तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पूछ रहे हो। सिस्टमैटिक, आपका सिर्फ सिस्टमैटिक की बात करेंगे अभी। सिस्टमैटिक में सारा एल्गो बेस्ड होता है। अच्छा। मैं कुछ उसमें ना ग्रीक सॉफ्ट भी यूज करता हूँ। ग्रीक सब सॉफ्ट। लोग जैसे एपीआई वगैरह यूज करते हैं, तो हाँ जी, एक हाँ जी। से भी ऑर्डर जाते हैं मेरे, बट कुछ ग्रीक सॉफ्ट से मैनुअल ऑर्डर भी डालता हूँ। ऑल राइट। रीजन बीइंग कि मुझे स्लिपेजेस कम आती है। ग्रीक सॉफ्ट से सब बंदे बोलते हैं स्लिपेजेस कम आती है, क्या कारण है उसका? उसका कारण क्या होता है, जैसे आप कोई कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, हम्म। स्ट्रैडल डाल रहे हैं, जैसे कॉल पुट का डाल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन के रेट डल जाते हैं। तो अच्छा। अभी एपीआई में जनरली जो मैं लोग देखता हूँ वो क्या करते हैं कि स्ट्रैडल लेनी है तो 9-20 आया और मार्केट ऑर्डर डाल दिया। आगे बोलो। ठीक है, तो हम लोग मार्केट ऑर्डर ना डाल के, हमें पता है 9-20 की कॉम्बिनेशन का रेट 400 रुपए है जैसे, तो हम 400 रुपए फीड कर देते हैं। तो उसमें थोड़े से पैसे बच जाते हैं, वो 400 रुपए में फिल करके ले आता है। वो आपस में बिडिंग करता रहता है, बेस्ट बिड करता है, और 400 में ही फिल करके ले आता है। वाओ। वाओ। आई विल टेक दिस तो ये अपॉर्चुनिटी। जो हाँ, रॉबिन भाई प्लीज कैरी ऑन। छोटी छोटी स्लिपेजेस है ना, साल के एंड में तो ये भी बहुत बड़ी हो जाती है। यार
अगर हमारी ऑडियंस इस पर्टिकुलर बात को जो रॉबिन ने बोली है ध्यान से समझ लेना, तो उन्हें एक ट्रिक मिल जाएगी हाउ टू गेन पॉजिटिव स्लिपेज। पॉजिटिव स्लिपेज भी आ सकती है मार्केट में अगर आप ढंग से सोचो तो। उन्होंने तो कॉमन की बात करी ना कि दोनों का 400 का बेस्ट बेट करो। मैं कह रहा हूँ कि आप मार्केट ऑर्डर छोड़ो, आप लिमिट ऑर्डर्स डालना शुरू कर दो। एंट्री में भी 100 रुपए प्राइस चल रहा है ना, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर करके डाल दो 100.5 इमीडिएटली फिल नहीं होगी, बट 1 सेकंड बाद फिल हो जाएगी। बहुत रेयर केस होगा जब फिल नहीं होगी। यू विल ऑलवेज गेट अ बेटर रिजल्ट्स देन बैक टेस्ट। तो ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला। दूसरा आई थिंक सो वो कोलोकेशन पे काम करता है, शायद इस वजह से भी फास्ट होता है। हाँ, कोलोकेशन पे काम करते हैं, इस वजह से फास्ट होता ही है। साथ में उसमें एक बेनिफिट भी होता है। क्या होता है, जब 400 रुपए बेचने जाते हैं ना, और उस दिन अगर मार्केट में मूव है, तो जब मैं 400 लिख के एंट्री मारूंगा, तो तब तक रेट 401 हो चुका होगा। ऑल राइट। और वो मुझे 400 का ऑर्डर डालने नहीं देगा। अरे पहले वो मुझसे पूछेगा कि आपका 401 रेट चल रहा है, आपको 400 पे डाल देना है। तो मैं उसको हमेशा नहीं करना है, मैंने तो बाय डिफॉल्ट। हाँ फिर मैं 401 का ऑर्डर डालता हूँ। हाँ तो अगर मार्केट में मूव है ना, तो वो मेरा पता चलता है, वो बार-बार मना ही करता रहता है और 408 तक जाके बिकता है। यार, मतलब ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर है बड़ा, ग्रीक सॉफ्ट ना। हाँ, थोड़ा सा अच्छा सॉफ्टवेयर है यार। देखो कितना ज्यादा काम तो उसको होता ही है। हर ब्रोकर के पास है, रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है और एक्सचेंज पैनल है, मतलब अरे वाह, ग्रीक सॉफ्ट सबसे पॉपुलर है यार। बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो बहुत ही अच्छे है, उसके अंदर ग्रीक्स वगैरह तो बहुत ही अच्छे आते हैं। मैंने और आपने ग्रीक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करा हुआ है, क्योंकि जब मैंने ना एक ट्वीट भी डाला था थोड़े टाइम पहले कि मुझे ग्रीक्स समझ नहीं आता, मतलब हर प्लेटफॉर्म में अलग आता है। मैं चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा दिखे, तो मैं और रॉबिन बैठे थे और हमने ग्रीक सॉफ्ट को चाटा था अच्छे से कि यार कितना बढ़िया ग्रीक्स दिखा रहा है, और हमने कोशिश करी कि हम उसके अराउंड ग्रीक स्टॉक मार्केट में हमने चेंजेस करें। रॉबिन भाई देखना आप, ग्रीक्स अब बहुत हम इफेक्टिवली दिखाते हैं वहां पे। तो मजा आ जाएगा फिर तो, मतलब अगर सारे आपने ग्रीक्स डाल दिए एकदम ओके करके, सब ओके करके डाल दिया, चेक। टेस्ट करने में मजा ही आ जाएगा। हाँ, एक बार बस वाले। अच्छा, हम थोड़ा सा ना सिस्टमैटिक की बात करते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की बात नहीं करी आपने, ऑप्शन बाइंग की बात करी। चलिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यार, आपने 920 की थोड़ी सी अभी बेइज्जती मारी, उसी की डिस्कस नहीं करें। नहीं, मैं आपको कुछ और डिस्कस करते हैं। बताओ। एक्सपायरी वाले दिन ना, मैं ट्रेड लेता हूँ 2:30 2-2:30 बजे के आसपास, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, प्लीज 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 बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी होता है, बट उसका बेनिफिट बताता हूँ कैसे होता है और कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। तो जो अपने सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम का जो भी प्रॉफिट लॉस है, उसको 2:30 बजे देखते हैं। पोजीशन देखता हूँ 2:30 बजे कि क्या पोजीशन खड़ी है। अब अगर मेरी पोजीशन यहाँ से नीचे जाने पे लॉस देगी, मार्केट नीचे जाएगी लॉस देगी, या मार्केट ऊपर जाएगी तो लॉस देगी, कुछ एक तो होना ही है। तो मैं वो काउंटर ट्रेड लेता हूँ। तो काउंटर ट्रेड ऐसे होती है स्प्रेड्स की, ठीक है। तो स्प्रेड बोले तो 1:3, मैं 1:3 प्रेफर करता हूँ। तो 300 पॉइंट दूर की या 200 पॉइंट दूर की ना, मतलब 300 पॉइंट गैप की, अगर 40,000 अभी निफ्टी चल रही है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए तो मेरे को स्प्रेड में पैसा आ जाए, क्योंकि मेरी पोजीशन बेरिश है। क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी, मेरी पोजीशन में पैसे लग जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ को हेज कर लूं, ठीक है। तो मैं स्प्रेड बाय करता हूँ 1:3। 2:30 बजे अगर उसका रेट चल रहा है 0 या 1-2 रुपए के आसपास उसका रेट चल रहा होता है, तब 40,000 निफ्टी चल रही है, तो 40, 300, 600, ठीक, वो मिल जाएगी आपको 0 में। अच्छा। और अगर मार्केट 40-600 जाती है तो उसका रेट तो हो जाएगा 300। ओह। तो यहाँ पे जाने के लिए बहुत कम पैसे होते हैं, पर आने के लिए 100, 150, 200, 300 तक होते हैं। तो 150 रुपए तक तो मैंने बेची हुई है लेके 0 पे। जिस दिन मेजर रिवर्सल आता है ना पोजीशन में, हाँ। तो सिस्टमैटिक वाला लॉस लग रहा होता है और इधर से कवर कर रहा होता हूँ। ओह, ऑल राइट। तो मतलब आप बेसिकली गामा मूव पे भी खेल रहे हो तो एक तरीके से 2-2:30 बजे। लास्ट वाले दिन तो गामा मूव वगैरह नहीं कहूंगा इसको मैं। अच्छा। लास्ट वाले दिन तो मतलब इसमें ग्रिक्स ज्यादा देखने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं। बस प्राइस देख लेता हूँ कि 1:3 0 पे मिल रही है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में मेरे ख्याल से फीचर आराम से होगा ही होगा कि मैं एक कॉल लूं और 3 बेचूं, ठीक है। और 2-2:30 बजे के आसपास जिसका रेट 0 के या 1-2 रुपए के क्रेडिट पे मिल रहा हो, मतलब डेबिट में मिल रहा हो, उसको ट्रेड करो। तो मेरी जो एक्चुअल पोजीशन खड़ी है, उसके रिवर्सल के ट्रेड लेता हूँ मैं हमेशा। ओह, समझ गया। मतलब आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हो स्मार्टली। 2:30 बजे पोजीशन काट नहीं रहे आप कह रहे हो कि अगर मेरे ट्रेंड चलता रहा तो सिस्टमैटिक वाला तो पैसा दे ही रहा है, इसमें 2-3 रुपए चला जाएगा, बट अगर रिवर्सल आ गया तो ये 150 दे जाएगा। और आपने सिस्टमैटिक वाला रूल नहीं तोड़ा, वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे। सिस्टमैटिक तो छेड़ना ही नहीं है ना, उसको छेड़ेंगे तो फायदा क्या होगा। क्या बात है यार, फिर तो डिस्कशन ही नहीं बच गया। यार ऑडियंस, आपको नहीं लग रहा कि ये बंदा ज्यादा ही स्मार्ट है? मतलब ये अपॉर्चुनिटिस्ट है एक तरीके से, जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, वैल्यू की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, अपने 2:30 बजे पोजीशन काट नहीं रहा। मोस्टली बंदे आपको दिखेगा ये बोल देते हैं कि यार 2:30 बज गए, गामा मूव आ जाएगा, पोजीशन काट दो, है ना।
ये बोल रहे नहीं यार, पोजीशन जहाँ खड़ी है खड़े रहने दो, उस पोजीशन का उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक पोजीशन बनाऊंगा, स्प्रेड 1:3। नहीं पता तो आप पढ़ लो यार, थोड़ा गूगल कर लो। और ये बढ़िया बनाया है यार आपने यार, बढ़िया चीज करते हो। इसमें बहुत पैसे बचते हैं जब भी मतलब रिवर्सल आते हैं ना, मतलब सिस्टमेटिक का लॉस जो एक्सपायरी वाले दिन 2:30 बजे के बाद लगना है, हाँ। उससे बच जाता हूँ। वाह, किसी ने आपको आज तक बताया कि यू आर अ हैक गाय, जुगाड़ू गाय, हैक हैकिस्ट हो आप बहुत बड़े। नहीं नहीं, इसके अलावा एक दो चीजें और भी करते हैं, बटरफ्लाई बाय कर लेते हैं। बटरफ्लाइयां बाय करते, क्या होता है बटरफ्लाई? बटरफ्लाई 1:1 होता है ना। नहीं, मुझे समझाओ क्या होता है बटरफ्लाई। तुम्हें सब पता है, तुम मजे ले रहे हो हम अरे लोगों नहीं, से। ऑडियंस को बताओ ना क्या होता है बटरफ्लाई। ऑडियंस को भी पता है, तुम बता दोगे, तुम्हारे स्टॉक में सब कुछ डला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बता तो दो क्या होता है यार, हद तुम होगी। ब्रॉडकास्ट से ले रहे हो, उनके मजे ले रहे हो तुम, और कुछ नहीं 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 है। सर, नहीं सर, आप बटरफ्लाई कब लेते हो और क्यों लेते हो, क्या है उसका रीजन? पहले तुम ये बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कि मैं जितने भी लोगों को यूट्यूब पे देखता हूँ, हाँ। सबके बैकग्राउंड ना व्हाइट होते हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड देखो, मेरी स्क्रीन पे व्हाइट नजर आ रहा है, सब लोग पूरा नजर आने की कोशिश करते हैं। यार तुमने सब कुछ येलो करा हुआ है। मेरे ना इसकी, थैंक यू किसी ने पूछा ये मेरे से। ये मैंने ना, आपको देखा होगा होटल की रिसेप्शन वाली फील आ रही है, ये वाली है ना, ऐसा लगता है कोई एंट्री कर रहे हो होटल के इसमें। ये मेरी वाइफ ने सारा डिजाइन करा हुआ है। और हम बढ़िया बढ़िया, हमने पहले सोचा था यहाँ बुक शेल्फ वगैरह लगाएंगे अच्छा सा, बट वो लग नहीं पाया कभी। बट ये बुद्धा की बढ़िया सी फोटो हमने लगा रखी है, थोड़ी शांति वांति आती है। बट सबसे बड़ा कारण ये है कि आप देखोगे मैं पीला पीला बहुत पहनता हूँ, पीला ये हो गया, बैकग्राउंड पीला, लाइट पीली। वो मेरे को एक पंडित ने बोला हुआ यार तू पीले के आसपास रह कर, तो हमने सब कुछ पीला कर दिया यहाँ पे इसीलिए। तो बड़ा रिस्की भी हो सकता है किसी टाइम पे। अरे कोई रिस्क ही नहीं है मेरे लिए, रिस्क लिया नहीं तो क्या लिया फिर जिंदगी में। तो सही है। नहीं नहीं भाई, बट वो बटरफ्लाई का हैक थोड़ा सा बताओ यार मुझे, मैं तो हैक ही डिस्कस करता हूँ, छोड़ो सिस्टमैटिक विस्टमैटिक। हाँ, सिस्टमेटिक से अच्छा आप हैक पे डिस्कस करो, बड़ा अच्छा। मैं प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ। प्रोटेक्ट करने में, अच्छा। तो जो आपने स्प्रेड का बताया वो बेसिकली आप ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि आप उस टाइम पे बटरफ्लाई भी बना सकते हो। हाँ, बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, बटरफ्लाई भी बनाता हूँ। अच्छा। कुछ शायद मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े भी होंगे, मैं आपको दे दूंगा अगर आप डाल पाए तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं। रेगुलर लॉसेस देता हूँ उसमें, अच्छा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है लॉसेस देने में मुझे उसमें। क्या इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या होती है, जैसे मैं सोचता हूँ कि वही 2:30 बजे या 2 बजे पोजीशन चेक करी अपनी। ठीक है। ठीक है, पोजीशन कहती है कि मार्केट टूट जाएगी हाँ तो मुझे पैसे आने हैं, तो हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ मार्केट रिवर्सल देगी तो पिटाई बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। हाँ बाकी खाली कॉलेज बिकी हुई है सारी। हाँ। ठीक है, तो हम लोग मैं क्या करता हूँ, 300 पॉइंट ऊपर जाके ना 100 रुपए के गैप की बटरफ्लाई बाय कर लेता हूँ। ठीक है। मतलब ये लगा लो 40 सेंटर की बात कर रहा हूँ अभी, जब मैं बटरफ्लाई बोलूंगा तो मैं सेंटर बोल रहा हूँ। 40-300 का सेंटर, 40-400 का सेंटर और 40-500 का सेंटर। ठीक है। ये तीन अलग अलग सेंटर 100 रुपए वाले। अच्छा। ठीक है, इन तीनों को बाय कर लेता हूँ। ये मेजरली मुझे 10 या 12 रुपए के बीच में मिल जाता है, 10-12 रुपए में। Alright. एक 7 रुपए मिल रहा होता है, नहीं एक 6 रुपए मिल रहा होता है, एक 4 रुपए, एक 2 रुपए ऐसे करके मिल रहा होता है। तो 10-12 रुपए में ये मिल जाता है। तो अगर मार्केट में रिवर्सल आता है, ठीक है, और मार्केट इस 300 पॉइंट के रेंज में बंद हो जाती है, 40-300 से 40-600 के बीच में, फिर तो हाँ। इन रेंज के अंदर बंद होती है, तो ये मेरी 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए हो जाती है सीधा। तो रिवर्सल में मैं यहाँ भी बचता हूँ। ऑलराइट। तो ये काम सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है, पर ये हाँ। डेली नहीं हो सकता। मैं यही पूछ रहा था कि यार बाकी दिन का कैसे, जैसे फ्राइडेज और ट्यूसडेज का आपने सुना होगा भाई कि आज की डेट में लोग बोलते हैं कि यार फ्राइडे और ट्यूसडे को पैसा नहीं बन रहा है तो वो खत्म हो रहा है, मतलब दे कांट प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स। ये एक फीचर है स्टॉक मार्केट में, प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स का, बट वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेट्स से आपको एक प्रॉब्लम फेस हुई, ट्यूसडेज को प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो व्हाट विल यू थिंक अबाउट दैट, हाउ विल यू थिंक अबाउट दैट? यार ये ना देखो, ठीक है मैं मान लेता हूँ एक फेज चल रहा है कि ट्यूसडे को प्रॉफिट नहीं बन रहा है, बट अभी रिसेंटली एक ट्यूसडे के जिसमें बहुत ज्यादा पैसे आए हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा ट्वीट नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा सिस्टम को ना छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि डे वाइज पे हो जाओ। कुछ देर में मतलब लोग क्या करेंगे, घंटे वाइज कह लेंगे सुबह 9 बजे से 10 बजे नहीं बनता, 10 बजे के बाद ट्रेड बनाएंगे, 11 से 12 नहीं बनता, 13 के बाद बनाएंगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता ऐसा करना। मैं डेली ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। डू यू ट्रेड ऑन फ्राइडेज एज वेल? हाँ डेली। और उसमें कोई पोजीशन साइजिंग कैसे रहता है फ्राइडे को? फुल कैपिटल। फुल कैपिटल के साथ? हमेशा फुल कैपिटल। अरे वाह, मतलब उसमें कोई ट्वीक नहीं है, अरे वाह, साथ कोई हैक नहीं है, उसके साथ कोई हैक नहीं है। उसके साथ अच्छा, कोई। डू यू आल्सो यूज अ कैपिटल वाला कि जैसे मेरे को एक दिन में 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना, और एक दिन में अगर 2% का प्रॉफिट आ गया तो मुझे काट देना है, ऐसा कुछ?
नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बट अगर जब मैंने सारे ट्रेड्स लेके सब स्टॉप लॉस डाले ही हुए हैं, हाँ। तो मुझे पैसे ही पता है ना मेरा कितना लॉस आ सकता है मैक्सिमम। तो मेरे खुद के ट्रेड से मेरे को पता है मेरे को 1.92% से ऊपर का लॉस एक दिन में नहीं आता मैक्सिमम लॉस। ऑलराइट। और जो मेरे बैक टेस्ट कहते हैं मेरे को वीकली लॉस भी करीब कभी 3% से ऊपर गया नहीं है। ऑलराइट। मतलब 3-4% से ऊपर नहीं गया यार, 3 बोलना बहुत गंदा हो जाता है, 6 बोल देता हूँ। नहीं नहीं, सही है। सच ही बोलना है। सच और बोलना तो खैर गंदा लगता है, क्योंकि 2 दिन वीक वाला हो सकता है कि 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव लग जाए, पर वीक के एंड में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ऑलराइट। चलो यार, ये आपका ना एक स्टाइल है बेसिकली, ट्रेड करने का, ट्रेड बचाने का, और कैपिटल को प्रिवेंट करने का। और फ्राइडे में मैं 10% कैपिटल अपना पोजिशनल पे भी डालता हूँ, मतलब ऑलराइट। सारा इंट्राडे नहीं करता। हाँ। 10% फंड में अपना पोजिशनल सिस्टम्स पे भी डिप्लॉय करता हूँ। ओके। एंड दिस इज ऑन रेगुलर बेसिस, या इसको भी आपने इवेंट बेस्ड छोड़ा हुआ है कि इस समय पोजिशनल मारेंगे, इस समय नहीं मारेंगे? नहीं रेगुलर रहता है इसमें। अच्छा, ऑल राइट, इसमें रेगुलर रहता है। या रॉबिन, आपने जो अपना जर्नी देखा है 2008 से लेकर अब तक, जिसमें आपने खुद को डेवलप किया, आपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को डेवलप किया, तो मुझे एक बात बताओ कि आज आप ट्विटर पे एक्टिव होना भी रिसेंटली शुरू हुए हो, तो आज की जो नई जनरेशन है, जो मार्केट में सिर्फ इसलिए आ रही है कि यार मैं जॉब छोड़ दूं ताकि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना शुरू कर दूं, उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस बोलना चाहोगे कि यार दीज आर द स्टेप्स यू मस्ट फॉलो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इस दौर से गुजरे हुए हो यार, और आप ट्विटर भी देखते रहते हो अभी क्या चल रहा है आजकल यार। देखो अगर किसी को मार्केट में जॉब छोड़ के इधर आना है, तो सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए कि मतलब वो छोटे छोटे पैसे कमाना सीखे, मतलब मेहनत करके रिस्क फ्री वाले ट्रेड पे जाने की कोशिश करे, रादर देन कि मैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ। उसको वहां जाके ट्रेड करनी चाहिए। यहाँ बिडास वगैरह भी है, कुछ एडवांटेजेस ढूंढनी चाहिए। बिडास होना भी एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है ना, एडवांटेज उनके लिए जो जो आराम से तसल्ली से दो ट्रेड करना चाहते हैं, उस गैप को खाना चाहते हैं, उनके लिए एडवांटेज है। और जो ट्रेड खेलना चाहते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज है। तो जिन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, उनको तो ये सब चीजें फायदे नहीं है, काम की नहीं है उनके। हमारी ऑडियंस बैंक निफ्टी निफ्टी वाली है। बैंक निफ्टी तो सबसे ज्यादा मतलब वो फेंटेसाइज करता है। क्विक रिच स्कीम। हाँ क्विक रिच। तो बैंक निफ्टी में भी करना चाहिए, छोटी वाली ऑप्शंस पे फोकस करना चाहिए, जिनके रेट 3-4-5 रुपए हैं, उन सब पे फोकस करना चाहिए। मतलब शुरुआत में मैं तो ये कहूंगा उनको बेचने से ज्यादा उनको खरीदने पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी चीज जो भी है ना, जैसे कोई चीज 5 रुपए की है ऑप्शन, महीने के शुरुआत में या वीक के शुरुआत में, वो कल जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, तो उसकी आप डेली रेंज देखोगे ना, तो उसकी जो प्राइस है उससे 15% 20% है। ठीक है, वहां पे भी एक वैल्यू छुपी हुई है ऑप्शन में, उसमें कोई प्रीमियम और ये सब चीजों की बात करना बेवकूफी है, मतलब डेल्टा गामा थीटा की बात करना बेवकूफी है। उसमें सीधा सीधा देखो कि यार वो 5 रुपए की ऑप्शन है, वो जीरो नहीं होगी आज। 5 रुपए टिके होने हैं अगले 30 दिन में, तो बीच में वो 50-50 पैसे, 20-20 पैसे, 30-30 पैसे की अपॉर्चुनिटी बहुत देती है। क्या इंसान को ग्रैब कर सकता है? आप कोशिश करोगे तो कर जाओ। ठीक है। तो वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी पे भी फोकस करना चाहिए, रादर देन कि 500 वाली सीधा लेके 1000 ही बेचनी है या 100 वाली लेके 1000 ही बेचनी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो उनको अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहिए, 3-4-5 रुपए का रिस्क लेके, और थोड़ा स्मार्टली खेलना चाहिए। 3-4-5 रुपए का रिस्क नहीं होता। देखो अगर कोई चीज 5 रुपए कल बंद हुई है, ठीक है, और पूरा महीना पड़ा है उसमें 20 दिन एक्सपायरी में, तो कल वो 2 रुपए नहीं हो सकती। आज तक कोई भी नहीं होगी। मतलब 5 वाली चीज जो कल बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जिसमें 20 दिन एक्सपायरी में है ना, वो कभी 2 रुपए नहीं होती है। ओके। तो उनको बाइंग की तरफ देखना चाहिए। स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जिस दिन बहुत ज्यादा मार्केट टूटे खुलेगी, ऑलराइट। उसमें तो 5 वाली को 10 हो जाना उस दिन, अच्छा। क्योंकि लोग हेजिंग कर रहे हैं ना, बाइंग कर रहे हैं लेवरेज के लिए। तो वो सारे एडवांटेज की तरफ फोकस करना चाहिए इंसान को, रादर देन कि अपना सट्टी मारने लगे, डायरेक्शनली खेलना शुरू कर दे। डायरेक्शनल ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है शुरुआत में, करेक्ट। बाद में भी खैर मुश्किल तो हमेशा ही रहता है, बट हाँ थोड़ा सा मैनेज करना आ जाता है। यार डायरेक्शनल ट्रेड से मुझे चार्ट्स याद आते हैं। डू यू स्टिल वॉच चार्ट्स थ्रू आउट योर डे? व्हाट्स योर डेली रूटीन लाइक? चार्ट्स तो नहीं देखता, चार्ट्स ओपन रहते हैं, बस रेफरेंस के लिए रहते हैं कि मार्केट गिर गई है कि वो है, मतलब प्राइस तो याद नहीं रहता है बार बार देखने का। हाँ। प्राइस पे इतना फोकस नहीं रहता, तो चार्ट से दिख जाता है कि मार्केट ऊपर गई है कि नीचे गई है। ऑलराइट, मतलब बेसिक एसेंस सेंस समझने के लिए क्या चल रहा है। बिल्कुल वैसे, मतलब उसकी वजह से कोई वो डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
ओके, चलो यार ये बढ़िया है। अच्छा एक बात बताओ, डू यू बिलीव कि थीटा एज है? थीटा एज है कि नहीं है? ये मैं तो ऐसी हॉट बड़ा टॉपिक छेड़ मुश्किल दिया। मुश्किल सवाल है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप जवाब दो। थीटा एज कैसे कह सकता है कोई, मतलब हर चीज के अगेंस्ट में कुछ खड़ा है तो एज कैसे हो सकती है? हाँ मतलब एग्जैक्टली। गामा के अगेंस्ट में कुछ थीटा खड़ा है, थीटा के अगेंस्ट में गामा खड़ा है, तो अगर एक चीज एज होती तो वो किसी ना किसी ने तो अब तक एक्सप्लॉइट कर ली होती ना। राइट राइट, मतलब ज्यादा आप मार्केट ये में क्या सोचो कि चल रहा मार्केट में इतनी वॉलिडिटी है, इतनी वॉल्यूम है, है? तो स्मार्ट मनी है ही है, बहुत सारे लोग समझदार लोग बैठे ही हैं। एज इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगी किसी को, छोटे छोटे बंदों को। राइट। एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिलती। नहीं नहीं, मतलब यू आर एन अपॉर्चुनिटीज, यू फाइंड इट यार। मेरे को पता लग गया है कि चाहे बैंक निफ्टी पकड़ा दो रॉबिन को, चाहे निफ्टी पकड़ा दो इसको, कुछ भी पकड़ा दो, ये कुछ ना कुछ उसमें से खोज ही लेगा। और जो मेरे लिए तो लेंगे सर। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज बोली है यार। और रॉबिन भाई, हमने, मेरे को तो बहुत मजा आया यार आज के सेशन में। हमने बहुत जल्दी वाइंड अप कर दिया क्योंकि इतनी स्पीडली तुमने पूरा का पूरा पीपीटी एकदम खत्म कर लिया ना, एक एक सेकंड में दिखा के। अच्छा क्या ये पीपीटी वगैरह शेयर कर सकते हो एक गूगल ड्राइव में, सो दैट वी कैन शेयर इट विद आवर ऑडियंस अगर उनको चाहिए तो? कोई जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ ट्विटर पे है ये सारी अच्छा चीज। आई जस्ट लिंक, मतलब मैं आपके ना ट्विटर के डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा फॉर द हाँ पीपल टू फॉलो यू। एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहूंगा आपके ऑडियंस को, मेरे ऑडियंस तो नहीं है, आपके ऑडियंस को बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो जो भी बिल्कुल नए आ रहे हैं मार्केट में, जी। कि छोटे छोटे बेट्स लीजिए। मतलब एक जगह पे पैसे नहीं कमाने। किसी दिन अगर 10% पैसे कमा भी लिए, 5% पैसे कमा भी लिए, तो इवेल्युएट करिए कि उसके पीछे कुछ ज्यादा रिस्क तो नहीं ले लिया था, कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि आपकी कैपिटल ही 20% उड़ सकती है। तो छोटे रिस्क नहीं, छोटी छोटी बेट्स पे ज्यादा फोकस करिए रादर देन कि पैसा कमाने में। यार ऑडियंस, ये ना लंबी रेस का घोड़ा है रॉबिन भाई। इसने एक ही लाइन में ना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग दोनों की बात कर दी बातों बातों में, कि कितनी क्रूशियल है। उसको सरल भाषा में बता दिया कि देख लो 20% लॉस तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे, पोजीशन साइज ही आपका रिस्क अल्टीमेटली बचाने वाला है। तो पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट वो लोग सब बात कर रहे हैं जो लंबी रेस के घोड़े हैं। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट लो। थैंक यू सो मच रॉबिन भाई थैंक for यू जी। accepting the invite. I loved this conversation and it was honor to have you on the podcast. थैंक यू। सो ऑडियंस, देख लो यार, एक बड़ा डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट आई रॉबिन भाई के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी बेट्स के बारे में बताया, 2008 में वो कैसे एंटर करे उसके बारे में बताया, कैसे ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बिड आस्क के बारे में, उसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी, वॉलेटिलिटी के बारे में उन्होंने बात करी, अपनी सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में बात करी, कैसे आप थर्सडेज को एक्सपायरी डे वाले दिन 2:30 के बाद अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बटरफ्लाई या स्प्रेड बना सकते हो, उसके बारे में उन्होंने बात करी है। एंड आई होप कि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। मैं इनका ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको फॉलो जरूर करना। और कोई भी अगर क्वेरी हो आपको रिलेटेड, या बेसिकली अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो और टच कर सकते थे, बट मैं चाहता था कि आप अभी बेसिकली रॉबिन का ना एक फ्लेवर ले लो कि व्हाट दिस गाय इज, इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। मुझे पता है कि अगर हम लोग गप्पे मारने में आएंगे ना तो 2 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि हम फोन पे भी ऐसे करते हैं, बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। इवन कभी कभी हम ग्रीक्स के बारे में बात कर लेते हैं ना, डेल्टा थीटा गामा, अरे उसी में सारा टाइम निकल जाता है। तो अभी हमने बस एक टच दिया है कि आपको बेसिकली आइडिया लग सके। अगर आप चाहते हो इनको हम दोबारा इनवाइट करें तो प्लीज कमेंट पे बताना, सो दैट हम इनको दोबारा री इनवाइट कर सके। बट उसके लिए एक शर्त, प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। अभी के लिए मैं अलविदा लूंगा, बाय बाय।